ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और सुबह के 7 बजे का वक्त हो रहा है। न्यूज एट 7 की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। एंजल चकमा हत्याकांड का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है। धामी सरकार को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी को पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानुंगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक्शन लिया है। अभी तक जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार पुलिस नहीं कर सकी है। 6 में से 5 आरोपी की गिरफ्तारी हालांकि हो चुकी है। उनसे पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। एंजल चकमा की हत्याकांड का पूरा वीडियो भी सामने आया था और उसके बाद से अब उत्तराखंड की पुलिस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस हत्याकांड का संज्ञान लिया है और पुष्कर सिंह धामी सरकार को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी को पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानुंगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह एक्शन लिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, यहां पर एंजल चकमा की हत्या कर दी जाती है और पुलिस की टीम अब तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिसके बाद से परिवार की तरफ से भी उत्तराखंड सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले में हीला हवाली की है। पुलिस के द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई गई, नहीं तो मुख्य आरोपी अभी गिरफ्त में होता और मुख्य आरोपी के नेपाल भागने की भी आशंका जताई जा रही है। मुख्य आरोपी के ऊपर इनाम की भी घोषणा यहां पर की गई है। एंजल चकमा हत्याकांड का अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में त्रिपुरा के युवक की हत्या के मामले में एंजल चकमा हत्याकांड में अब तक मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है। अभी तक वो फरार बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी के न पकड़े जाने से अब सवालों में है उत्तराखंड की पुलिस। मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। उसके नेपाल भागने की भी आशंका है। ऐसे में पुलिस पर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 9 दिसंबर को यह हमला होता है एंजल चकमा पर। 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। देश भर में आक्रोश है। दरअसल इस मामले में उत्तराखंड पुलिस पर शुरू से ही हीला हवाली के आरोप लग रहे हैं। घटना को 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, इसके बावजूद भी मुख्य आरोपी फरार है। इसको लेकर देश भर में भी आक्रोश है। शहर शहर इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। और एक और बड़ा अपडेट आपको हम दे दें, एंजल चकमा हत्याकांड में त्रिपुरा सरकार मुआवजा देगी। छात्र के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता त्रिपुरा सरकार की तरफ से दी जाएगी। त्रिपुरा के सीएम ने कहा है कि वो सीएम धामी से भी बात कर चुके हैं। दूसरी बार उन्होंने उत्तराखंड सरकार से बातचीत की है इस पूरे हत्याकांड को लेकर, इस मामले को लेकर। त्रिपुरा के सीएम साहा ने सीएम धामी से सख्त कार्रवाई की भी अपील की है। साथ ही त्रिपुरा सरकार ने यह ऐलान किया है कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो वहीं त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा है कि बेरहमी से छात्र की हत्या दर्दनाक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। एंजल के सभी कातिलों को जल्द गिरफ्तार करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कोई भी आरोपी बचेगा नहीं। 5 आरोपी इस वक्त जेल में हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी ने पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने की बात कही है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको हम बता दें, बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया है। 80 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। पिछले कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थी, उनका इलाज चल रहा था। ऐसे में अब ये जानकारी मिल रही है कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया है। 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, अंतिम सांस ली। वो अस्पताल में लगातार भर्ती थी, आईसीयू में भर्ती थी और लगातार उनका इलाज चल रहा था। उनके बेटे तहरीक रहमान इस वक्त बांग्लादेश में ही मौजूद हैं और कुछ दिन पहले ही वो लंदन से वापस लंदन से वापस बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं। वो बाहर रहा करते थे, 17 साल के बाद बांग्लादेश वो पहुंचे हैं और अब पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, इस मामले को लेकर क्या जानकारी? काफी दिनों से बीमार थी खालिदा जिया, आईसीयू में भर्ती थी, उनके निधन की जानकारी मिल रही है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। खुद जो उनकी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसने इस बात की जानकारी दी है कि खालिदा जिया की अस्पताल में मौत हो गई है और लंबे समय से बीमार चल रही थी खालिदा जिया।
पूर्व प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की। लंबे समय तक उन्होंने शासन किया बांग्लादेश में, और अब जब से शेख हसीना बनी थी उसके बाद से ही उनको अस्पताल में इलाज चल रहा था। जेल भी उनको भेजा गया था जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, उस पर कई चार्जेस लगे थे। लेकिन अब जब शेख हसीना से बेदखल हो गई थी तब उनको रिहा कर दिया गया था, और उसके बाद से ही वो बीमार चल रही थी। तो अभी जब इलेक्शन होने वाले थे तो उसमें प्रबल जो पार्टी मानी जा रही थी कि बीएनपी पार्टी की चांसेस काफी ज्यादा थे जीतने के। हालांकि अब हमने देखा था कि उनके जो बेटे हैं तारिक रहमान वो भी लौट कर आ गए थे, लेकिन अभी सबके बीच में जो खालिद जिया है 80 साल की उम्र की थी उनकी, और उनका जो है निधन हो गया है। ये जानकारी खुद उनकी पार्टी ने। बिल्कुल, तो दर्शकों को हम बता दें कि उनकी पार्टी की तरफ से भी ये जानकारी साझा की गई है। कुछ दिन पहले ही उनके जो बेटे हैं वो बांग्लादेश वापस आए हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। कई दिनों से वो वेंटिलेटर पर थी, लगभग 20 दिन से वो वेंटिलेटर पर थी, और लंबे समय से उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। ये उनकी पार्टी की भी तरफ से जो पोस्ट है वो साझा किया गया, इस बारे में जानकारी साझा की गई है। सीने में इन्फेक्शन से वो लंबे समय से जूझ रही थी, उनका इलाज चल रहा था, और अब 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। लगातार देखिए बांग्लादेश में एक तरफ जहां सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है नीरज, ऐसे में इस बीच ये एक दुखद खबर सामने आती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है बीएनपी, उसकी प्रमुख है जो उनके उत्तराधिकारी हैं तारिक रहमान, के अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है, कोई पोस्ट उन्होंने क्या साझा किया है अभी तक? जी अभी तक तो ये जानकारी सामने नहीं आई है। अभी उनकी पार्टी ने ही आधिकारिक तौर से जानकारी दी है कि निधन की जानकारी दी है कि उनका इलाज चल रहा था ढाका के अस्पताल में, वहां पर उनकी मौत हो गई है, निधन हो गया है उनका। और देखिए हम देख रहे हैं कि जैसे ही जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई थी, खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनको कहा था बांग्लादेश सरकार से कि अगर जरूरत है अगर उनके इलाज के लिए तो भारत जो है भारत लाया जा सकता है उनको, और हर संभव मदद करने का भी भरोसा दिया था। लेकिन इन सब के बीच उनका जो है निधन हो गया है। लंबे समय से वो जेल में थी, फिर उसके बाद उनको रिहा किया गया था, तब क्योंकि जेल में ही उनकी तबीयत खराब थी तो फिर उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था जब शेख हसीना जी को छोड़ना पड़ा था बांग्लादेश। उसके बाद से ही वो अस्पताल में थी, तो अब जाके 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका ये हम मान सकते हैं, क्योंकि एक समय में कहा जाता था कि दो क्वींस की लड़ाई कहते थे बांग्लादेश में, जब शेख हसीना और खालिदा जिया, ये दो बड़ी मुख्य पार्टियां हुआ करती थी, शेख हसीना की अवामी लीग और खालिदा जिया की बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये बारी बारी से जीत कर आती थी। हम लोग जानते हैं कि 2001 से 2006 के बीच में जो शेख खालिदा जिया थी वो प्रधानमंत्री रही थी। उससे पहले भी जब वहां पर मिलिट्री शासन था, उस वक्त जब एक व्यवस्था बनाई गई थी तब भी वो लीडर थी बांग्लादेश की। लेकिन जब डेमोक्रेसी आई, लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, तो उसमें जीत कर आई थी 2001 से 2006 के बीच में। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 2009 के बाद से फिर शेख हसीना आती है। उस वक्त भी 2001 से 2006 के बीच में जो शेख हसीना की जो अवामी लीग थी वो मुख्य विपक्षी पार्टी थी। लेकिन फिर जब शेख हसीना जीत कर आई और तब जो है बीएनपी पार्टी और खालिदा जिया वो विपक्ष की लीडर रही, और लंबे समय तक वो लीडर रही जब तक शेख हसीना प्रधानमंत्री रही थी। ठीक नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उनके बारे में ये भी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें कि खालिदा जिया का जो जन्म है वो 1945 में हुआ था। राजनीति से उनका कोई लेना देना दूर दूर तक पहले नहीं था, लेकिन उनके पति की मौत के बाद, जो कि बताया जाता है कि उनकी हत्या की गई, और उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, और फिर उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश की राजनीति में बेहद अहम भूमिका निभाई और प्रधानमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया, और 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। काफी दिनों से वो बीमार चल रही थी। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौसम की। उत्तर भारत में कोहरा और कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में कोहरे और ठंड के साथ साथ प्रदूषण की भी मार देखने को मिल रही है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया आज के लिए, और नए साल पर दिल्ली में हल्की बारिश भी हो सकती है, यह भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। कल की बात करें, कल घना कोहरा छाया रहा,
सुबह सुबह लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। कल दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और आज भी कोहरे की और प्रदूषण की चेतावनी दोनों की ही जारी की गई है। ऐसे में आज भी कोहरा ऐसे ही बना रह सकता है और उसके लिए येलो अलर्ट दिल्ली एनसीआर में जारी किया गया है। साथ ही साथ एक और प्रदूषण का जो अटैक है वो भी दिल्ली वासी इस वक्त झेल रहे हैं। कई इलाकों में AQI 400 के पार ही बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस वक्त ठंड, प्रदूषण और कोहरे की तिहरी मार झेलने को मिल रही है और कोहरे का आलम यह है कि कोहरे ने सड़कों पर निकलने वाली जो गाड़ियां हैं के साथ साथ ट्रेन और हवाई जहाज के पहियों पर भी ब्रेक लगा दी है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर के कल दिल्ली में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और कोहरे की चादर में इस वक्त जो दिल्ली का आसमान है वो लिपटा हुआ है। और आपको बता दें कि हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली वासियों को एक खुशखबरी के संकेत जो है वो ज़रूर दिए हैं कि दिल्ली, नोएडा से लेकर के गाजियाबाद तक जो नए साल का स्वागत है वो हल्की फुल्की बारिश से हो सकता है, जिसकी वजह से ठंड और प्रदूषण दोनों में कमी आने का अनुमान जो है वो रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 1 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में बादल जो है वो छाए रहेंगे और साथ ही हल्की बारिश का भी आसार है। अधिकतम तापमान इस दिन 1 जनवरी को 21 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम रहेगा और न्यूनतम जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक भी जो है वो रह सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी हिमालय इलाके में एक पश्चिमी विक्षोभ के हालात बन रहे हैं, जिसकी वजह से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मैदानी इलाकों में इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि 1 जनवरी की आमद जो है वो हल्की बूंदाबांदी से हो सकती है, जिसकी वजह से प्रदूषण में भी कमी आएगी। लेकिन अगर अभी इस वक्त प्रदूषण की बात करें तो जो दिल्ली का AQI है वो बेहद ख़राब की श्रेणी में अभी भी जो है वो बना हुआ है। वहीं कोहरे की वजह से जो स्मॉग की चादर है वो भी दिल्ली के आसमान में देखने को मिल रही है। आज भी मौसम विभाग की तरफ से आज सुबह दिल्ली में कोहरे का रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया था। विजिबिलिटी जो है, दृश्यता है जो है वो गिर करके कुछ मीटर तक ही आ गई थी। और कल भी सुबह में मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। और इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कल सुबह भी दिल्ली के कई इलाकों में डेंस फॉग और वेरी डेंस फॉग का जो पूर्वानुमान है वो मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। तो वहीं देखिए, नोएडा में भी कोहरे और प्रदूषण से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। घने कोहरे और धुंध से विजिबिलिटी कम हो गई है। नोएडा में खतरनाक स्तर पर AQI पहुंच गया है। पिछले कई दिनों से नोएडा की भी आबोहवा जहरीली नजर आ रही है। 400 के पार यहां पर भी AQI जो है वो दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में नोएडा में भी खतरनाक स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। घने कोहरे और धुंध से यहां पर विजिबिलिटी कम हो गई है। ऐसे में घने कोहरे और धुंध की वजह से और प्रदूषण की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें महाराष्ट्र से, जहां के वेस्ट भांडुप में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक बेकाबू बस ने पीछे खड़े यात्रियों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में करीब 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक ये हादसा तब हुआ जब बस रिवर्स लेते समय यात्रियों से टकरा गई, जिसमें बस के नीचे आने से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर राहत बचाव कार्य के लिए पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस कर्मचारी जुट गए और घायलों को फौरन अस्पताल में शिफ्ट किया, जहां सभी का इलाज जारी है। घटना भांडुप रेलवे परिसर के पास हुई। मौके पर मौजूद लोगों में इस दर्दनाक हादसे से हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और आइए अब बात करेंगे बिहार की, जहां के बेगूसराय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चुनाव में जीत के जश्न में की गई आतिशबाजी से आग एक घर तक पहुंच गई। पटाखों की चिंगारी से एक घर धू धू कर जलने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और घर पर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि आग तब लगी जब श्री विश्व बंधु पुस्तकालय चुनाव में जीत की खुशी में विजेता मनोज पोद्दार के घर पर जश्न मनाया जा रहा था। पटाखे फोड़े जा रहे थे, तभी एक घर में चिंगारी पहुंचने से आग लग गई।
वहीं पीड़ित परिवार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और आइए अब बात करेंगे पंजाब की, जहां की लुधियाना में 2 इमारतों में आग से हड़कंप मच गया। आग की तेज लपटें देखकर लोगों के भी होश उड़ गए और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पहले आग 3 मंजिल इमारत में लगी, फिर देखते देखते आग और भड़क उठी। पास में एक होजरी फैक्ट्री को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। दोनों इमारतों में आग से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। 15 मिनट के अंदर आग इतनी तेजी से फैली कि ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आसमान धुएं से छा गया। लोगों ने आसपास के इलाके खाली कर दिए। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक पहुंची तब तक आग और ज्यादा भीषण हो गई। एक गाड़ी भी आग की चपेट में आ गई। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह तो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आग से भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। वहीं गलियों में, गोदाम और फैक्ट्री में इस तरह की घटनाओं से सुरक्षा मानकों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबका सपना एक घर हो अपना, तो 2026 किन राशि वालों को अपना घर दिलाने जा रहा है? तो बात करेंगे भाई मेष लग्न मेष राशि वालों। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं 2026 आपको फ्लैट की मनोकामना पूरी होगी। अगर आप प्लॉट जमीन लेना चाहते हैं वहां थोड़ी दिक्कतें होंगी। अब अगली राशि की बात करें तो खास तौर से मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, निश्चित तौर पर कह सकता हूं घर, गाड़ी, बंगला, फार्म हाउस, बड़े रिजॉर्ट का सपना देखिए, क्योंकि वो मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों का पूर्ण होने जा रहा है। बात कर लेते हैं तुला लग्न तुला राशि वालों। भैया विदेश तक में घर हो सकता है, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लाखों करोड़ों में बदल दे आपको। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की। आप काफी समय से चप्पल घिस रहे थे और घर का सपना पूर्ण नहीं हो रहा था। वो घड़ी आ गई, वो समय आ गया, आपका घर पूर्ण होगा। सिर्फ ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। मीन लग्न मीन राशि वालों, घर के साथ साथ दुकान या व्यवसाय के लिए जमीन खरीद सकते हैं। वैसे तो 2026 सबके लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेकर आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि 2026 में किसकी होगी शादी। तो मैं बता दूं, अगर आप मेष राशि के हैं, वृषभ राशि के हैं, मिथुन राशि के हैं और अगर आप सिंह राशि के हैं, तो ओए होए आपकी होने जा रही है शादी। लेकिन ओए होए सिंगल से मिंगल होने के लिए अभी भी आपको करने पड़ेगा इंतजार। तो कौन सी हैं वो राशियां? तो मैं बता दूं, कुंभ राशि, मीन राशि और आपकी कर्क राशि, आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, रुक जाइए। वृश्चिक राशि भी उन्हीं राशियों में से है जिनके विवाह के लिए अभी करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा जतन या इंतजार। उपाय कर लीजिए ना, आप पूरे के पूरे साल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ओए होए देखिए आपका विवाह भी जल्द होगा। साल 2026 के अंदर आर्थिक मंदी भी यूरोप में आएगी, एशिया और भारत बचा रहेगा। सोने की कीमत 2 लाख पार जा सकती है। साथ ही साथ साल 2026 में बहुत सारे स्टार्टअप होने के योग बनते हैं, उसके योग बनते हैं। साथ ही साथ साल 2026 के अंदर राशियों के बारे में बात करें तो 5 ऐसी राशियां जिनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। वो राशियां हैं मेष राशि। मेष राशि के स्वास्थ्य में और उनकी ग्रोथ में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। वृषभ राशि को साल 2026 में रुके हुए काम होंगे और सिंह राशि का चल रही जो ढैया है उससे थोड़ा मुक्ति मिलेगी और आपके भी रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। तुला राशि का कहीं ना कहीं करियर में अच्छी ग्रोथ और कुंभ राशि को अच्छा धन प्राप्त होगा साल 2026 में। 30 दिसंबर को रात को 12 बजे से आंग्लीय नववर्ष की शुरुआत होती है, जो कि कन्या लग्न में है। तो कन्या लग्न जो है वह सोने और चांदी की बढ़ोतरी को दर्शाता है। तो चांदी के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, सोने के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि कन्या लग्न का स्वामी जो बुध है वह आपके धनु राशि में रहेगा। तो धनु राशि में रहने के वजह चतुर्थ स्थान में होने के वजह से सोने के भाव में और चांदी के भाव में विशेष करके उछाल होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। 2026 1 जनवरी की अगर मैं कुंडली निकालती हूँ तो उसके लिहाज से ये पता चलता है कि इस साल जो है आप देखेंगे रिलेशनशिप सेक्टर्स में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर का साल है तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं।
इस साल अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज लेके आना पड़ेगा। इस साल सूर्य नमस्कार अगर आप करते हैं और उसके साथ साथ अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, पिता का अगर आप ध्यान रखते हैं, नियमित रूप से उनके पैर छूते हैं और हर गुरुवार को कोशिश कीजिए कि आप केलों का दान करेंगे और हल्दी की गांठ अपने साथ रखेंगे ना, तो आपके रिश्ते भी मधुर होंगे। और जो शादियां 2025 में हमने टूटती हुई देखी थी, 2026 में वही शादियां निपटी हुई नजर आएगी। वाहन खरीदने के लिए शुक्र तुला राशि में और वृष राशि में विशेष अनुकूल होता है। बुध ग्रह अस्त ना हो, यह विशेष अनुकूल होता है। विशेष रूप से अष्टम षष्ठाष्टम व्ययतेषु दशा अशुभ करी भवेत। आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव की, अष्टम भाव की और द्वादश भाव की महादशा नहीं होनी चाहिए, वह अशुभ होता है। बुध ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, वह अशुभ होता है। यदि बुध उदित होगा तो उस समय यदि आप वाहन खरीदेंगे वह आपके लिए सुख देने वाला होगा, कष्ट देने वाला नहीं होगा। धन संचय के निमित्त कुछ उपाय बता रहा हूँ, जो 11 जनवरी को किया जाए तो निश्चित ही उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। पीले वस्त्र में एक हल्दी की गांठ और 2 का सिक्का रख करके जेब में रखे, जिससे धनार्जन होगा और कर्ज से मुक्ति होगी। गुरुदेव बृहस्पति इस साल अतिचारी होकर 3 राशियां बदलेंगे। सबसे पहले मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद कर्क और सिंह राशि में रहेंगे। तो मिथुन, कर्क और सिंह राशि वाले जितने भी लोग हैं जो इस साल फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनके बहुत अच्छे चांसेस हैं कंसेप्शन के, फैमिली आगे बढ़ाने के। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में मिथुन, कर्क और सिंह राशि पंचम भाव में पड़ रही है, उन लोगों के भी इस साल बहुत ज़बरदस्त योग है चाइल्ड प्लानिंग के, फैमिली प्लानिंग के, और उनके घर किलकारियाँ गूंजती हुई नज़र आ रही हैं। और उसमें अगर हम गर्भ संस्कार फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा बच्चे का इमोशनल, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होता है। जो गुरु की जो स्थिति है वो मेष राशि या वृषभ राशि या मिथुन राशि, इन राशियों के लिए बहुत अच्छा है। मगर कर्क राशियों के लिए बृहस्पति का 12वां होना जाहिर है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल दे रहा है, तो जून तक कर्क राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी पैनिक हो सकता है। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति 11वें हैं। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि फिर कर्क राशि और मकर राशि में छठा बृहस्पति होगा। और फिर हम देखते हैं कि जो कर्क राशि, मकर राशि के अलावा हम देखते हैं कि जो 8वीं राशि होती है, मेरा ख्याल है जो वृश्चिक राशि है, इन 3 राशियों के लिए बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है वो 1 जून तक बहुत अच्छी नहीं है। बकाया सभी राशियां अपने अपने हिसाब से लाभ और धन बृहस्पति के कारण प्राप्त करेंगे। 1 जून को जब मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो परिस्थितियां एकदम बदलेंगी। इस तरह से हम देखते हैं कि सिंह, कुंभ और धनु, ये 3 राशियां थोड़ी सी सफर रहेंगी बृहस्पति के नजरिए से। अगर हम 31 अक्टूबर के बाद देखें तो ऐसा लगता है कि मकर राशि वाले जातक बड़े सफर होंगे। कन्या राशि और मीन राशि, ये 3 राशि वाले जातकों के लिए बड़ा टेंशन हो सकता है। ये जो साल है हमारा, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा साल है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए उनको कुछ खास उपायों को करने की ज़रूरत है। इस साल सबसे पहले आपके जो स्टडी रूम की जो डायरेक्शन होनी चाहिए, आप लोग WSW या फिर नॉर्थ ईस्ट में बैठ के अगर इस साल आप पढ़ाई करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके अलावा जो है आपको करना क्या है, स्टडी टेबल के राइट साइड पर अगर आप अपने गुरु की प्रतिमा लगाते हैं या फिर आप माँ सरस्वती की जो कोई भी फ़ोटो लगाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ है। स्टूडेंट्स को मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको गणेश भगवान की आराधना जो है इस साल आपको ज़रूर करनी है। आप मेष राशि के हैं तो निश्चित रूप से 2026 में रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। आपको नौकरी मिलेगा, आपको व्यापार में वृद्धि की प्राप्ति होगी। अगर आपकी वृष राशि है तो प्रोफेशनल लाइफ में चाहे वो सैलरी नहीं बढ़ रही थी तो बढ़ेगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। विदेश में यदि नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से वहां पर सफलता की प्राप्ति होगी। और अगली राशि है कन्या। प्रोफेशनली चाहे वो बिजनेस स्टार्टिंग की बात करें वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, चाहे नौकरी में प्रमोशन की बात करें वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। अगली राशि कौन सी है?
जिसके लिए लॉटरी लगने वाली है रिलेटेड टू नौकरी, वो राशि होगी तुला, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो राशि वृश्चिक, 2026 में आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई शिकायत नहीं रहेगी। स्टूडेंट स्पेसिफिकली जो वीज़ा के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मार्च तक के पीरियड में उनको वीज़ा मिलने में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। और अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और आप एक स्टूडेंट हैं किसी भी मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, तो ये साल जो है उसके लिए अच्छा है। पर अगर बैचलर्स करने जा रहे हैं तो साल थोड़ा सा नाजुक है। स्टूडेंट्स के लिए नए ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे, नए रूल्स बनेंगे, नए लॉज बनेंगे और नए लॉज पास होंगे। कुछ ऐसे कॉलेजेस और स्कूल से रिलेटेड घटनाएं भी मिड ऑफ द ईयर के अराउंड हमारे सामने आ सकती हैं। और अगर मैं बात करूं कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस में नए रूल इम्प्लीमेंट होंगे। वर्ष 2026 का स्वामी ग्रह सूर्य होने से इस वर्ष कोई भी भूमि भवन परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिए यह वर्ष अनुकूल है। विशेषतः 13 मार्च 2026 से 13 सितंबर 2026 तक का समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। इस वर्ष का स्वामी ग्रह सूर्य होने से मूलांक 1, मूलांक 3, मूलांक 9 के लिए यह वर्ष बहुत ही अनुकूल रहेगा। हाँ, जो भी व्यक्ति इस वर्ष भूमि भवन का परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए एक विशेष सावधानी बरतनी होगी। कभी भी सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के आसपास यात्रा ना करें व ना ही घर से कुछ खा के निकलें। ये साल बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको दिखा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के अगर बात करें तो आपके स्वास्थ्य में सुधार भी आएगा, मगर कुछ चीज़ों को लेकर के चिंताएं बनी रह सकती हैं। जैसे कि अगर आपकी नज़र दोष है, यानी कि आपको जो है आईसाइट प्रॉब्लम है, आपको जो है सही से नज़र नहीं आता, तो आपकी आंखों से संबंधित परेशानी दोबारा उत्पन्न हो सकती है या किसी तरह का आई इन्फेक्शन इस साल आपका उभर के आ सकता है। दूसरी चीज़, जिन लोगों को जोड़ों में या हड्डियों में प्रॉब्लम रहती है तो आप लोगों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला है कि खास तौर से 2026 की जब सर्दियों का समय आए तो आपको अपनी हड्डियों का बहुत ध्यान रखना है। जब भी यात्राएं करते समय भी चोट चपेट से बच के रहना है। हालांकि अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य इस समय पे अच्छा होगा, मगर मानसिक तनाव जो है, जिन लोगों को एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सूर्य का साल है, फायर एलिमेंट है, तो एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा आएगी। भगवान महादेव सब पर कृपा करें। इसमें विशेष रूप से जो है महाकाल का विशेष मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है। फिर चंद्र का जो है विशेष मंत्र श्राम श्रीम सोमाय नमः। भगवान शिव की आराधना में रुद्राष्टक का पाठ इत्यादि मंत्र का उच्चारण करने से विशेष रूप से मानसिक शांति प्राप्त होती है, समृद्धि प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र भी बड़ा सिद्ध मंत्र है, इसके करने से भी मानसिक शांति प्राप्त होती है। सफ़ेद वस्त्र धारण करें और साथ में चांदी की चेन इत्यादि पहनने से भी मानसिक शांति प्राप्त होती है। वर्ष के शुरू का जो प्रारंभ चाल है ग्रहों का, उसमें जनवरी से 19 मार्च तक बहुत सारी सफलता का योग बनना है। और बृहस्पति के प्रभाव से 20 मार्च से 17 सितंबर तक आपके प्राय जो भी केस है, मुकदमा है, जमीन जायदाद या और कोई चीज़ है, मर्डर इत्यादि भी बहुत लोगों पर केस इत्यादि चलता है, लगा रहता है, उनको भी ग्रह इसे निदान कराएगा। यथासंभव उनके जन्मांक चक्र के अनुसार से भी फलाफल की प्राप्ति होती है। सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये 4 राशियों के लिए इस वर्ष में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं उलझन, अशांति या न्यायालय से बंधन इत्यादि का योग दिखा रहा है। 17 सितंबर से 2 नवंबर तक मंगल नीच का रहेगा। ये भी समय ठीक नहीं माना गया है। यहाँ भी न्यायालय अपना डिसीजन नहीं दे पाता है। हम सबको उस बीच बचना चाहिए। ये मंगल जब भी नीच का होता है तो विश्व पटल पे, विश्व स्तर पे अशांति फैलाता है। उससे भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अगस्त, ये 4 महीना जो इसमें विशेष रूप से है, ये 4 महीने पूरे विश्व पटल पे अशांति का भी कारण बनेगा। इससे बचने के लिए हनुमत उपासना करना चाहिए। बजरंग बाण इत्यादि के पाठ कोई कर सकता है। जितने भी यूथ हैं या जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके माता पिता को एक बहुत जेन्युइन एडवाइस देना चाहती हूँ। आप लोग अपने बच्चों को उनके
निजी क्षेत्रों में उनके जहाँ पे इंटरेस्ट हैं उसकी तरफ उनको कहीं ना कहीं प्रमोट करिए, फोकस करने के लिए उनको आगे बढ़ाइए। अपने बच्चों की किसी भी दूसरे के बच्चे के साथ कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि मीन राशि में शनि कहीं ना कहीं इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी देता है। इस वर्ष बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अपने बच्चों को इमोशनल सिक्योरिटी देना, और पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करिए। 2026 जो वर्ष है वो सूर्य का वर्ष है, और इस वर्ष जो राजा रहने वाले हैं वो बृहस्पति रहने वाले हैं। तो ऐसे में इन तमाम गणनाओं को देखते हुए यदि जीवन में कुछ चाहत है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो सूर्य को बल देने का प्रयास करना चाहिए। नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ दें, एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल लें और उस जल में रोली डालकर, एक पीला फूल डालकर भगवान सूर्य का मंत्र है ओम भास्कराय नमः या गायत्री मंत्र का स्तवन करते हुए नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ देने से आपका वर्चस्व बढ़ेगा, और तो और जो भी आपके पर्सोना में थोड़ी बहुत कमी है उसको बदलने के लिए, उसको तेज देने के लिए भगवान सूर्य का आशीर्वाद आपको मिलेगा। गुरु शनि दोनों ही ज्ञान और वैराग्य के द्योतक हैं। अगर वो इस समय पे रिटायरमेंट मिलेगा तो उनको अपने जीवन काल में अपने अनुभवों से बहुत लाभ मिलने वाला है। तो शनि की राशि स्लो है तो षष्ठी पूर्ति हो रही है, लेकिन गुरु जो है अतिचारी है और उसमें वो रिटायर्ड होंगे। तो जो भी उनको रिटायरमेंट के साथ जो भी अमाउंट मिलेगा उसको अगर वो अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं तो इस समय पे उनको उस पैसे से इन्हीं 8 साल, क्योंकि गुरु अतिचारी रहेंगे, तो इन 8 सालों में 2033 तक गुरु अतिचारी हैं, तो अगर वो लोग अपने पैसे को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं तो उन लोगों को अपने आगे के कार्यकाल के लिए अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, जिससे वह अपने आगे का समय सुंदर और व्यवस्थित तरीके से चला सके। नया साल जो विवाह के लिए अच्छा रहेगा, विशेष रूप से क्योंकि बृहस्पति जो है कर्क राशि के अंदर भी मूव करेंगे। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही जो है जो विवाह करने वाले जो युवक युवतियां होते हैं उनके लिए देखे जाते हैं। लेकिन 2026 के अंदर जो मकर राशि के जो जातक हैं उनको थोड़ा सा विवाह करने में बड़ा दिक्कत उनको आ सकती है। इसके साथ जिनकी जो है धनु राशि है उनको विवाह करने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। मिथुन राशि वालों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये व्यक्ति, उसके अलावा जितनी राशि वाले व्यक्ति हैं उनका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। कि 2026 में अगर हम देखें कि जिनके ऊपर बहुत पुराना कर्ज है उनके लिए कैसा रहने वाला है, तो इस वर्ष उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। उनका कर्ज इस वर्ष उतरेगा और वो सक्षम हो पाएंगे अपने पुराने कर्जे को चुकाने में, क्योंकि बृहस्पति इस वर्ष अपनी उच्च राशि की ओर अग्रसर है। तो धन की कमी नहीं होने वाली है और धन के नए नए सोर्स खुलने वाले हैं। अब देखिए उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय शिव पुराण में दिया हुआ है कि जिनके ऊपर बहुत कर्ज है और वो बहुत प्रयास करके भी नहीं उतार पा रहे हैं, तो वो सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाइए और एक तांबे का पात्र लेना है जिसमें कुछ साबुत चावल अक्षत डालने हैं और भगवान शिव को अर्पण कर देना है। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव पर अर्पण कर दीजिए और उसी दिन शाम को किसी वट वृक्ष में जाना है और वहाँ 1 लोटे जल में थोड़ी सी हल्दी मिक्स करें और उसको ओम वटकेश्वराय नमः बोलते हुए बड़ के पेड़ में डाल देना है। इस उपाय को कम से कम अगर 11 सोमवार तक लगातार किया जाए तो कितना भी पुराना कर्ज है आप देखेंगे कि आप सक्षम हो पाएंगे। आपके पास ऐसे सोर्स बन पाएंगे कि आप अपने पुराने कर्ज को चुका सकें। अगर भवन निर्माण की दृष्टि से देखें तो जो हमारी ज्योतिषीय परंपरा है उसके अनुसार इस वर्ष जो है गृहारंभ के मुहूर्त काफ़ी कम है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो अभी प्रारंभ में तो मुहूर्त नहीं मिलेंगे, लेकिन अगस्त मास जो श्रावण मास हमारा होता है उस श्रावण मास में 27-28 अगस्त को और आगे 9 और 10 दिसंबर को ये 4 मुहूर्त बहुत ही अच्छे हैं जिनमें कि गृह निर्माण प्रारंभ किया जा सकता है। और अन्य जो है हम मुहूर्त अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार कहीं जो क्षेत्र हैं उनके अनुसार देते हैं, लेकिन जो शास्त्रीय व्यवस्था में इस वर्ष जो मुहूर्त मिलेंगे ये 4 मुहूर्त अत्यंत जो है शुभकारक हैं गृह निर्माण के लिए। 2026 में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, इन तीनों राशियों में बहुत तेज फास्ट फॉरवर्ड होकर रहेंगे। उसके कारण क्या है, ये जो AI टेक्नोलॉजी है, जितना ये आधुनिकता से विस्तार हो रहा है इसका और ज़्यादा विस्तार होगा।
जब तकनीक का विस्तार होता है तो धीरे धीरे मोबाइल्स की क्रांति जो प्रारंभ हुई वो AI पे आ गई, तो AI का और ज़्यादा एडवांस वर्जन मिलने वाला है। और 2026 में जिन व्यक्तियों की जन्म पत्री में देवगुरु बृहस्पति अपनी प्रबल अवस्था में है, सबल अवस्था में है, उनको स्किल से ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो कॉन्फिडेंस लेवल है आप इसको बहुत इंक्रीज करिए, बढ़ाइए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया फैसला आपको आपके प्रारब्ध तक के ले जाएगा। अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ें और कुछ घरेलू उपाय हैं जैसे सूर्य को जल चढ़ाना, क्योंकि सूर्य का ही वर्ष है। उसके साथ साथ अपने घर की नकारात्मकता को खत्म करना और अपने जीवन में आप जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आप निरंतर प्रयासरत रहें। निश्चित ये वर्ष जो है आपको सफलता दिलाएगा और आपके जीवन में आप सकारात्मक परिणाम को प्राप्त करेंगे। जो लोग 2025-26 में स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे उनके लिए अब अच्छा समय आ गया है, क्योंकि 2026-27 में जो है बृहस्पति के राजा होने से रोगों का नाश होना यह स्वाभाविक है। इसके साथ ही मंगल क्योंकि मंत्री है तो कुछ डेंगू चिकनगुनिया संबंधित समस्याएं किसी किसी क्षेत्र में हो सकती है, उससे संबंधित सचेत रहना चाहिए। वर्ष के राजा शुभ ग्रह बृहस्पति है जो कि निश्चित रूप से सभी के लिए लाभकारी रहेंगे। और 2025-26 में जिनके लिए अरिष्ट कारक ये रहा है, जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से विकारों से चिंतित रहे हैं, उन लोगों को आने वाले 26-27 में अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। अनुकूलता जरूर उनके साथ बनी रहेगी। देखिए, इस बार जो ग्रह गोचर है उस ग्रह गोचर के अनुसार इस बार अतिवृष्टि हो सकती है। जिस तरह से इस वर्ष 2025 में वर्षा बहुत अधिक हुई, अगला वर्ष भी इसी तरह से गुजरेगा। तो वो इस बात का ध्यान रख करके, और वायु वेग बहुत ज्यादा होगा, आंधी तूफान आने का भय रहेगा, ऐसी स्थिति को ध्यान में रख करके ही अपनी यात्राओं का निर्धारण करें और उन स्थानों पर जाने का न रखें जिन स्थानों में जैसे समुद्र के इलाके हैं और वहाँ जहाँ तूफान आने की आशंका ज्यादा होती है, जहाँ बारिश ज्यादा होती है, उस इलाके में न जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन बंगाल में जुटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे का दूसरा दिन है। आज बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ शाह की अहम बैठक होने वाली है। संघ के पदाधिकारियों के साथ भी अमित शाह महामंथन करेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।